स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड। हार्ट का स्ट्रक्चर हम इससे अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं कि वो वेसल्स या वो खून की नालियां जिसमें खून दौड़ता है। ब्लड वेसल्स को अगर देखें तो मेन 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, जिसको हम बोल रहे हैं आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज वो वाली हैं जिनका फंक्शन ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करना, और वेन्स वो हैं जिनका काम बॉडी से खून लेके या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट तक वापस आना है। अगर आप अपनी इस डायग्राम की तरफ आए तो यहाँ पे ये देखें, ये ह्यूमन हार्ट शो किया गया है। ये इसका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। इसको ब्लू पार्ट से इसलिए शो किया गया है कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से शो किया गया है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको रेड कलर से शो किया गया है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को पहले समझ लें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये पूरा फंक्शन होता है। राइट आर्टरियम में देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये एरो शो कर रहे हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ये वॉल्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ गया। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ भेजेगा। ये पल्मोनरी आर्टरीज आपके दोनों लंग्स की तरफ जा रही हैं। ये लंग्स शो किए गए हैं। अब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। जब लंग्स में आएगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, दोनों लंग्स में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको रेड कलर में शो किया गया है, ठीक है, कहाँ में आ रहा है, दोनों एरो कहाँ पे शो किए गए हैं, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा मेन एयोर्टा, और एयोर्टा से देखें ये बॉडी पार्ट्स, एक उसको लेके जा रही है बॉडी के अपर पार्ट्स की तरफ जा रही है, ठीक है, और एक यहाँ से जा रही है बॉडी के लोअर पार्ट्स की तरफ। तो अब ये आपको अपना सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गया है कि किस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और ये रुकता नहीं है, ये सिस्टम चलता रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजा जाता है जहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद दोबारा से लेफ्ट आर्टरियम में एंटर हो जाता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में देखें, सबसे पहले जो बात की गई है, द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये रेड कलर में क्या शो किया गया है, आर्टरीज शो की गई है कि बॉडी से, बॉडी की वो पार्ट्स, वो वेसल्स जिसमें ब्लड जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। ये देखें आप, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से पीछे की तरफ जा रहा है। Aorta is the main artery. It branch to form the small arteries. The arteries branch again to form arterioles. अब एक और ये बात समझे, aorta यहाँ पे शो की मेन आर्टरी। आगे देखें जी, ये डिवाइड होती गई, ये जो डिवाइड हो रही है, ये ब्रांचेस बन रही है, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, आर्टरियोल्स। इसका मतलब है aorta एक मेन आर्टरी है जो बड़ी है, जब वो छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो उनको हमने नाम दे दिया आर्टरियोल्स। These arterioles divided and become the tiny vessels called capillaries. अब कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज डिवाइड से डिवाइड होती जाएंगी और बारीक बारीक वेसल्स में डिवाइड होके, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। अच्छा जी, पहले तो कैपिलरीज देखें, कैपिलरीज का क्या फंक्शन, अब जैसे इसको मैं इधर से समझाऊंगी। अयोर्टा ने डिवाइड होके आर्टरियोल्स बनाए, आर्टरियोल जैसे डिवाइड होती जाएंगी ये बारीक से बारीक नालियां बनाएगी, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के थ्रू सेल्स में डिफ्यूजन होती है, या जो मटेरियल्स हैं वो ब्लड में जाते हैं या ब्लड में आते हैं। अब इसको समझने के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे कोई बॉडी सेल्स शो किए गए हैं। मैं कहती हूँ कि ये बॉडी सेल्स हैं और यहाँ से इनके करीब से होके ये कोई कैपिलरी गुजर रही है, ये बॉडी सेल्स है। कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड में क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें काफी ज्यादा वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। वो वेस्ट मटेरियल जितने भी हैं वो ब्लड में आ जाएंगे। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो उस सेल से, बॉडी सेल से इन कैपिलरीज वाले ब्लड में आ जाएंगे, जबकि इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो इन सेल्स की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल। जी स्टूडेंट्स, आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है या मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन बॉडी सेल्स एंड कैपिलरीज। कि कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इस ब्लड में से
जितने भी मटेरियल जो हमें चाहिए, ये एनर्जी हो सकती है, इसमें कोई ऑक्सीजन है जिसने डिफ्यूज करना है बॉडी सेल्स की तरफ, और उन सेल्स में से जो बनने वाले वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इस सेल में, इस ब्लड्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज या कह लें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड और सेल्स के दरमियान होता है। अब अगली जो बात की गई है कि कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स क्या है? जैसे हमने कहा कि एयोर्टा डिवाइड होके छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बना, आर्ट्रियोल्स आगे से किस में गई? कैपिलरीज में। ये वो कैपिलरीज हैं जहां से आगे से बॉडी के दरमियान, बॉडी सेल के दरमियान और ब्लड में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ। फिर ये क्या होगा? ये कैपिलरीज रीयूनाइट होंगी। ये देखें, अब यहाँ पे ये रीयूनाइट हो रही है, मतलब दोबारा से मिल रही है। इनको हम क्या बोल रहे हैं? वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स इकट्ठी होकर दोबारा एक मेन वेन बनाएंगी, जिसको एक बिगर वेन कहते हैं। द वेन कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। और यहाँ पे ये देखें, ये वेन्स क्या है? ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं। Arteries are thick-walled. When an artery constricts, its lumen space become narrow and less blood flow through it in a given time. अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं कि आर्टरीज होती क्या है। आर्टरीज अगर आप उसका ट्रांसफर्शियल सेक्शन देखें तो देखें, अगर ये एक आर्टरी का ये शो किया गया, ये एक आर्टरी है। अब उसकी क्या किया गया है कि थिक वॉल्ड है। थिक मतलब मोटी, इसकी दीवारें जो है वो मोटी, ज्यादा मोटी होंगी। ये एक आर्टरी शो की गई है, ये इसको मैं शो कर रही हूँ कि इसकी दीवारें मोटी हैं। Arteries are thick wall. When an artery constricts, its lumen space become narrow and less blood flow through it in a given time. अच्छा, अब यहाँ पे ल्यूमन है। क्या है ल्यूमन? ल्यूमन से मुराद देखिए, ये जो स्पेस है, ये आर्टरी पूरी है, ये उसकी दीवार, मतलब ये जिससे मिलके बनी है, और ये जो उसका अंदर वाला पार्ट है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, इसको हम बोल रहे हैं ल्यूमन। जैसे आप देख ले, कोई जैसे आप स्ट्रॉ यूज करते हैं तो स्ट्रॉ से आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, तो जिसमें वो उसकी जो स्पेस जिसमें से वो लिक्विड आप खुद उसको सक करते हैं या लेते हैं, तो वो स्पेस उसकी ये क्या कह रही है? उसको ल्यूमन बोल रहे हैं। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, और जब ये कंस्ट्रिक्ट करती है इनकी ल्यूमन स्पेस बिकम नैरो। नैरो का मतलब है वो तंग हो जाती है, और लेस ब्लड फ्लो थ्रू इट इन अ गिवन टाइम। जब ये नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें से कम ब्लड फ्लो करेगा। आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स। इन प्लेसेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोज टू द स्किन सच एज रिस्ट, वन कैन फील द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज एज अ पल्स। अच्छा, आप अपनी हार्ट बीट जो है वो अपने बाजू पे इस तरह फील कर सकते हैं। कभी आपने देखा हो कि कभी डॉक्टर को चेक करवाने गए हो तो वो आपका कहते हैं कि अपना हाथ आगे करें और आपके बाजू पे आपकी कलाई के करीब करके फिंगर रख के वो आपकी हार्ट बीट या आपकी पल्स चेक करते हैं। द पल्स टेल अस द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ये पल्स एक्चुअली क्या है? आपकी हार्ट बीट बताती है। हार्ट बीट से मुराद कि आपका दिल कितना धड़क रहा है, तेजी से धड़क रहा है या स्लो कर रहा है। द ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। अब क्या बात की गई है कि आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो वो हाई प्रेशर में होता है। When the blood reaches in the vein, it flows slowly and smoothly. इसके अगेंस्ट क्या बात की गई है? लेकिन जब ये ब्लड वेन्स में आ जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। It flows slowly and smoothly. So the walls of the veins need not to be thick and the muscular as those of the arteries. तो इसका क्या मतलब है? वेन्स की जो दीवारें हैं वो इतनी थिक नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें कि आर्टरीज में जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो उसमें हाई प्रेशर से कर रहा है, तो इसलिए इसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए ताकि उस प्रेशर को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लड आर्टरी से वेन्स की तरफ जाता है तो ब्लड का प्रेशर कम होता जाता है। तो जब वेन्स में ब्लड आता है वो स्लोली और स्मूथली फ्लो करता है, इसलिए वेन्स की दीवारें थिक नहीं होती। वेन्स हैव द लार्जर ल्यूमन। अब ल्यूमन से क्या मुराद है? अगर इसकी दीवारें थिक नहीं है तो इसका ल्यूमन क्या होगा? लार्जर। जैसे यहाँ पे मैंने ये आर्टरीज का है, इसी तरह वेन क्या है? जब उसकी दीवारें थिक नहीं है, ठीक है, उसके इस तरह इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये एक वेन है, तो वेन का ल्यूमन देखें ये बड़ा होगा। क्या अब बात समझ आ गई कि आर्टरीज की दीवारें जो है वो थिक होती हैं, जिसकी वजह से इसका ये ल्यूमन जो है वो छोटा होता है या स्मॉल है। जबकि वेन्स के अगर केस में देखें तो वेन्स की जो दीवारें हैं वो इतनी थिक नहीं है, इसलिए इसका ये ल्यूमन बड़ा होगा। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव द इंटरनल वाल्व टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्या हमने बात की थी कि आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं होते, ब्लड ने फ्लो करते जाना है, लेकिन वेन्स में क्या है? उनके अंदर इंटरनल वाल्व्स होते हैं जो क्या क्या करते हैं कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं कि ब्लड जो है वो वापस ना जाए। कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड वेसल थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस। जबकि कैपिलरीज है वो भी क्या है? थिन वॉल्ड है। क्यों थिन वॉल्ड है? जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया था, थिन वॉल्ड होंगी तो यहाँ पे बाय डिफिजन गैसियस एक्सचेंज या मटेरियल का एक्सचेंज हो सकेगा। जी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें यही कहा गया है कि आप जो है वो अपने
कलाई पे देखें और ये अपनी 2 फिंगर्स रखें और अपनी हार्ट बीट को या हार्ट पल्स को महसूस करने की कोशिश करें। तो ये एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है। बिल्कुल स्मूथली आराम से बैठ जाएं और अपनी एक कलाई पे दूसरे हाथ की फिंगर इसी पैटर्न पे रखें और देखें, अपनी हार्ट बीट को काउंट कर लें। साथ में कुछ स्टॉप वॉच रख लें या वैसे घड़ी रख लें और उस पर अपना टाइम नोट करें कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है। तो आप इसको देखें। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जी, एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज रिसीव बाय राइट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट के राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आपने ये बात याद रखनी है कि हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जबकि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है जो आपको आपकी हार्ट बीट फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है कि एक मैच स्टिक लें और उसको रैप कर दें, उसकी यहाँ पे एक थंब पिन लगा दें और यहाँ पे जो है वो कोई पैकिंग मटेरियल के साथ इसको रैप कर दें। और बाद में क्या कहा गया है कि इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है कि ये जो ऊपर का उसका रैप किया वाला है ये आपकी जो कलाई पे पल्स है ये उसके ऊपर आ जाए। जब ये इस तरीके से आएगी तो आप देखेंगे कि जब पल्स जैसे जैसे बीट करेगी तो ये आपका ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा बीट करेगा। तो इसका मकसद एक्चुअली आपको ये बताना है कि आपकी हार्ट बीट कैसे होती है, आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं और हार्ट बीट का मतलब क्या है। एक्चुअली हार्ट बीट आप तब फील करते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो आगे से ब्लड को फर्दर वेन्स की तरफ या आर्टरीज की तरफ भेजते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का कि तीनों में क्या डिफरेंस है। आप इसको देख लें, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि क्या इनमें डिफरेंस है। ये आज सच आप टेबल इसको याद कर लेंगे, एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ। सबसे पहले देखें जी, आर्टरीज का फंक्शन क्या है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कि आर्टरीज ने ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना है, जबकि वेन्स क्या है, दे कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, वो हार्ट की तरफ लेके आती हैं। और कैपिलरीज क्या है, दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स। तो कैपिलरीज का फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। फिर आर्टरीज क्या है, आर्टरीज हमने बात की थी थिक वॉल होती हैं, जबकि वेन्स हमने क्या कहा था थिन वॉल, और कैपिलरी भी वेरी थिन वॉल। वेरी थिन वॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना होता है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है और जबकि वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, जबकि कैपिलरीज में कोई इतना ब्लड प्रेशर का नहीं है, इसमें वेरी लो, जो फेसिंग लो ब्लड प्रेशर है। आर्टरीज में हमने कहा था नो वॉल्स, जबकि वेन्स में कहा था वॉल्स होते हैं। क्यों वॉल्स होते हैं, वॉल्स का फंक्शन क्या है, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, मतलब वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते, जबकि कैपिलरीज में कोई वॉल्स नहीं होते। आर्टरीज क्या है, कैरी ब्लड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जितनी भी आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक ऐसी आर्टरी जिसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी का, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात आपके याद रखने वाली है कि जितनी भी आर्टरीज हैं ह्यूमन बॉडी में सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह देखें वेन्स, जितनी भी वेन्स है रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजन ब्लड। जितनी भी वेन्स हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय एक पल्मोनरी वेन के जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे आपसे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि हालांकि जितनी सारी वेन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कौन सी ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है कि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैपिलरीज की तरफ है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। तो इनका फंक्शन जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स। जी आगे आ जाए जी, एक्टिविटी आपको दी गई है। एक्टिविटी है मेजरिंग द हार्ट बीट थ्रू पल्स रेट का। आपने अपनी हार्ट बीट को खुद फाइंड आउट करनी है। ये एक्सपेरिमेंट कहा गया है, उसको आपने पहले नॉर्मल कंडीशन में पहले देखना है आपकी हार्ट बीट कितनी है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है और फिर देखनी है, और उसे इन सारी ऑब्जर्वेशन को आपने यहाँ पे लिखना है। हार्ट बीट चेक करने का तरीका जैसे आपको बता दिया गया है, अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पे अपने राइट हैंड की 2 फिंगर रखें और अपनी पल्स रेट को पहले फाइंड आउट करें। जब देखा आपको पता चल जाए पल्स रेट कितनी है उसको आपने काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे बिफोर एक्सरसाइज का मतलब है पहले एक दफ़ा 1 मिनट के लिए काउंट करें, फिर दूसरी दफ़ा दूसरे मिनट के लिए काउंट करें, मतलब 1-1 मिनट के लिए आप देखते हैं, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं कि मैंने बिफोर एक्सरसाइज अपनी हार्ट बीट काउंट की, मेरी फर्स्ट काउंट में 74 आ गई, अगले मिनट में मैंने काउंट की तो मेरी ये 80 आ गई, फिर मैंने थर्ड काउंट में की तो ये 77 आ गई,
अब इन तीनों का एवरेज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 74 प्लस 80 प्लस 77 और इन सबको आप डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एवरेज हार्ट बीट आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन ये 77 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह जो आफ्टर एक्सरसाइज, आप देखें आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जैसे भी करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। तो आफ्टर एक्सरसाइज में भी ये 100 प्लस भी जा सकती है, तो ठीक है। इसी तरह अगर एक्सपेरिमेंट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे कह सकती हूँ कि आपने एक्सरसाइज की और आपकी हार्ट बीट जो है वो 100 प्लस में चलेगी, मे बी यहाँ पे जो है वो 104 हो जाए। सेकेंड आपने काउंट की है, दोबारा फिर एक्सरसाइज की है, वो 106 आ जाए, फिर आपने की है तो फिर जो है वो 110 भी आ सकती है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद। तो इसी तरह आपने इनका एवरेज भी फाइंड आउट करना है, कैसे, 104 प्लस 106 प्लस 1010। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 रीडिंग है इसलिए हम इनको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारा एवरेज क्या आ जाता है, तो एवरेज हमारा तकरीबन 106 आ जाता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपकी हार्ट बीट कितनी आई है जी। एक्सरसाइज करने से पहले देखें हार्ट बीट कितनी थी और एक्सरसाइज करने के बाद कितनी होगी, और मे बी ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आए। ये तो मैंने एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ली है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ कहा गया है कि आप अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन करें। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, इट इज द सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उससे पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि अगर आपने अपने घर में कहीं बड़ों को देखा हो तो कहते हैं जी इनको खुदा ना खास्ता जी हार्ट का इशू है जी, हार्ट अटैक हो रहा है, या उनको मना किया जाता है कि आप ज़्यादा फैटी चीज़ ना लें, ऑयली चीज़ें ना खाएं कि आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो इससे हार्ट अटैक आने का खदशा होता है। तो अब एक्चुअली होता क्या है, आप देखें जी कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है, ये लिपिड्स होते हैं या वैक्सी सब्सटेंस है या ऑयलीज है। जितनी भी आप चीजें खा रहे हैं, फैटी चीजें खाते हैं, ऑयल में तली हुई चीजें खाते हैं, तो वो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती हैं, फैटी हो जाते हैं। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि एनी लिपिड्स या वैक्सी सब्सटेंस है जो आपके ब्लड में होते हैं, इसको मैं बोलूंगी वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी या लिपिड्स हो सकते हैं। वैक्सी या लिपिड से मुराद ऑयली चीजें जो आप खाते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि इट्स सोर्सेज, सोर्स से मुराद है कि आप क्या कहाँ से हासिल करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के सोर्स जो है वो देखिए क्या हो सकते हैं। ये आपके अंदर जो जितना भी आप जैसे ऑयली चीज़ें ले लें, या इसके अलावा मीट ले लें, गोश्त की जितनी भी टाइप खाते हैं उसमें हो सकता है, एग्स में हो सकता है, चीज़ जितनी भी बेकरी आइटम्स में चीज़ बटर ये खाते हैं, तो ये इसके सोर्सेज हैं। इसके सोर्सेज में देखें जी, एग्स, मीट हो सकता है, या फिर चीज़ बटर, ये जितने भी चीज़ें हैं ये इसके सोर्स में आ जाती है कि किस तरह ये आपकी बॉडी में एंटर होता है। अगली बात जो पूछी गई है, एंड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। आप अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा आता है तो इसके इफेक्ट क्या हो जाते हैं, ठीक है, क्या इफेक्ट होंगे। जितनी ऑयली चीज़ें या ज़्यादा आप ऑयली खाएंगे तो आपकी आर्टरीज में या आपकी वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता जाता है ये आपकी आर्टरीज या वेन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होकर वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट बना देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी। और जब ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी तो हार्ट की फंक्शनिंग जो है मुश्किल से होगी, वो अपना अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो इससे हार्ट अटैक आने का खदशा होता है। तो इसके इफेक्ट्स मैं इधर लिख रही हूँ, आप देख लें। इफेक्ट इसके होगा, नंबर 1 होगा कि इट फॉर्म अ क्लॉट इन द ब्लड वेसल। दूसरा जो इसका फैक्टर है कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है इसकी वजह से, हाई ब्लड प्रेशर। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा चला जाता है तो इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इट्स फॉर्म अ क्लॉट एंड कॉजिंग द हार्ट अटैक। और सेकंड इसका है कि आपके ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। ये आ गया। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि हाउ डज फिजिकल एक्सरसाइज कीप यू फिट एंड हेल्दी। अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये आपको किस तरह फिजिकली फिट और हेल्दी रखती है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, आपका एक तो हार्ट बीट जो है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर रहेगी। जितनी एक्सरसाइज करेंगे, आपने जितना भी कोई डाइट यूज़ की है तो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती जाएगी, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इससे जो है लोअर रिस्क ऑफ द डिजीज़, कि आपको बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिजिकल एक्सरसाइज कीप यू फिट एंड हेल्थी, तो इसकी आप आंसर दे सकते हैं कि इट लोअर द रिस्क ऑफ द डिजीजेस, मीन्स आपको बीमारियां कम लगेंगी। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं आपका मूड अच्छा रहता है, आप खुशगवार मूड में रहते हैं, इम्प्रूव योर मूड्स। और इसके अलावा आपको जो है वो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड रेगुलेट करता रहेगा वो एक प्रॉपर अच्छे वे में करता रहेगा, ठीक है। कीप योर ब्लड रेगुलेट थ्रूली या प्रॉपरली,
तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर मैंने आपको बता दिए कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो किस तरह ये आपको हेल्थी और फिट रखती है कि एक्सरसाइज करने से आपका लोअर द रिस्क ऑफ डिजीजेज, मतलब बीमारियां आपको कम से कम होंगी। इट इम्प्रूव योर मूड, आपका मूड अच्छा खुशगवार रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा एंड कीप योर ब्लड रेगुलेशन नॉर्मल, कि बॉडी में जो ब्लड रेगुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो अपने नॉर्मल तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। जी आगे यहाँ पे जो है वो कुछ आपको बताया गया है जी। रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, दो यहाँ पे पर्सन्स की बात की गई है, दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि क्या होता है। आप देखें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या है। इट हैज रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैव एन एडवांस्ड नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर ऑफ ह्यूमन लंग्स एंड ब्रीथिंग सिस्टम। They can examine your breathing system, diagnose and treat problems, recommend exercise and monitor progress. थेरेपिस्ट वो है जो आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्म कर सकता है, या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई एक्सरसाइज बताएगा या कुछ और तरीके बताएगा। और पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है, अब मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे भी पल्मोनो का मतलब आ जाए तो उसका मतलब होता है लंग्स। तो pulmonologists are the specialists of chest and respiratory problem. They can assist and treat patients of pneumonia, tuberculosis, एस्थमा एंड अदर चेस्ट रिलेटेड इश्यूज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो थेरेपिस्ट है एक्चुअली वो आपका फिजिकली कोई ना कोई एक्सरसाइज बताएगा, जबकि पल्मोनोलॉजिस्ट है वो आपको अगर कोई डिजीज है तो उसके बारे में आपको बताएगा। कोई डिजीज जैसे निमोनिया हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा, सांस की बीमारियां हैं, ये इससे रिलेटेड वो आपको बताएगा। तो आपने इन दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में या वैसे MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।